हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो आज का हमारा सेकंड चैप्टर बेटा वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बेटा बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोगों को इस चैप्टर को आई श्योर बेटा आप इसको एक बार देखोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो देखिए बेटा, जो आज का हमारा चैप्टर है इसके अंदर जो क्या क्या मतलब क्या क्या मेन बातें बताई गई हैं, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हम सब चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों देखिए, आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो हमारा सेकंड चैप्टर बेटा वो क्या है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारे किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो मतलब किस किस सेक्टर्स के अंदर, किस किस अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो देश की इकोनॉमी है वो उसके अंदर कैसे हेल्पफुल होती है। तो बेटा ये आप सभी को पता है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसकी जो बैकबोन होती है वो किससे बताया गया है, बैकबोन किसे, जो फॉरेन करेंसी होती है उसे क्या है बेटा, बैकबोन का नाम दिया गया है। तो देखिए फॉरेन करेंसी कैसे हमें मिलती है, तो उसके लिए क्या है बेटा, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया जाता है, किसी भी प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है तो उसको अगर इंपोर्ट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके द्वारा क्या है, हमें दूसरे देश की करेंसी मिलती है। तो जब हमें दूसरे देश की करेंसी मिलती है, दूसरे देश का पैसा हमें मिलता है, तो उसके द्वारा क्या है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। तो हमें देखिए और देशों के बारे में, हमें अपने इंडिया के बारे में इसके अंदर डिस्कस करना है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किन किन सेक्टर्स के द्वारा डेवलप हो रही है और आगे फ्यूचर में डेवलप हो सकती है। तो देखिए बच्चों, इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, देखिए बेटा इसके अंदर, इसमें देखिए अलग अलग डायग्राम्स दिखाए गए हैं। सभी को आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी डायग्राम्स के अंदर देखिए बेटा अलग अलग प्रकार के वर्क हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, एक में ये आपकी, एक में देखिए बेटा ये क्या है, शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, यहाँ पे ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, ये एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है। तो इसमें क्या बताया बेटा, अलग अलग ये आपके जो डायग्राम है उसमें अलग अलग प्रकार के वर्क हो रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, जो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अलग अलग वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमी को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आगे देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या बताया गया है। अब देखिए, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी, हम मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो किसी भी देश की इकोनॉमी है कोई भी एक्टिविटी, उसे क्या है बेटा, थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में क्या क्या मेन, फर्स्ट है बेटा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर और नेक्स्ट वन है टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है। तो इसमें जैसे प्राइमरी का मीन्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट, मतलब प्राथमिक रूप से, स्टार्टिंग से। तो जो प्राइमरी है उसके अंदर देखिए उससे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम भी दिया गया है। अब इसे एग्रीकल्चर क्यों कहा गया है, तो देखिए इसके अंदर कि जब जो भी चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त हो रही हैं, तो फर्स्ट सेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, जो नेचर से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उन सभी के द्वारा, उस मतलब नेचर के साथ हम जो भी कार्य करते हैं नेचर के साथ मिलकर, वही आपका किसमें आ जाता है, प्राइमरी के अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, अलग अलग सीजन के अंदर क्रॉप्स को क्या है, ग्रो किया जाता है। तो इसका अंदर क्या क्या वर्क आते हैं बेटा, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये सभी आपके किसके अंदर आ जाते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। और प्राइमरी सेक्टर को क्या नाम दिया गया है बेटा, जो प्राइमरी सेक्टर है उसे ही दूसरा नाम दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहा गया है। क्यों कहा गया है, दिस इज बिकॉज, इसमें देखिए बेटा क्यों कहा गया, बिकॉज ऑल फॉर्म्स बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, मतलब क्या है, जितने भी प्रकार के कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो सब किसको पर डिपेंड कर रही है,
एग्रीकल्चर के ऊपर। इसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सभी इसके अंदर आती है फर्स्ट प्राइमरी के अंदर। तो इसीलिए इसे क्या बेटा एग्रीकल्चरल सेक्टर का नाम भी दिया गया है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी है उसका सेकंड नेम क्या है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा देखिए, अब हमने एग्रीकल्चर कर ली है, हमने फिशिंग का वर्क कर लिया है, डेयरी, ये सारा वर्क हो गया है। अब हमने जो भी माइनिंग वगैरह जो भी हमने वर्क किया था, अब उससे हमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ है, अब उस रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, तैयार करना ही किस में आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने जितना भी प्राइमरी सेक्टर का जो फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका सेकेंडरी आता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज़ टू मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। यानी कि हमने नेचर से तो सारा क्या हमें मिला है, रॉ मटेरियल मिला है, कच्चा माल मिला है। अब हम उससे क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम उससे चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें कॉटन कहाँ से मिला है, नेचर से मिलता है, कॉटन जो कॉटन प्लांट होते हैं वहाँ से मिलता है। लेकिन अब हम उससे क्या कर रहे हैं बेटा, देखिए कॉटन से हम क्या करते हैं, कॉटन मिलने के बाद हम उससे कपड़े वीव करते हैं, यानी कि कपड़े तैयार करते हैं। ऐसे जो हमें शुगर केन है वो एक रॉ मटेरियल है, शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। और जो ब्रिक्स है, यानी कि मिट्टी के द्वारा क्या है, ब्रिक्स को तैयार किया जाता है, और जो ईंटें होती हैं उनसे बिल्डिंग और हाउसेस बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रॉ मटेरियल के द्वारा जब हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो आ जाता है। और इस सेकेंडरी सेक्टर का सेकंड नेम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, हमें रॉ मटेरियल भी मिल गया है, हमने रॉ मटेरियल से चीज़ें भी प्रोड्यूस कर ली हैं, बट उन सारी बनी हुई चीज़ों को अगर हम घर में ही रख लेंगे तो क्या होगा बेटा, वो सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी, सारा जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अब इन सारी चीज़ों को हमें सेल आउट करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। अब मार्केट तक सारे प्रोडक्शन को ले जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ ट्रांसपोर्ट से मार्केट तक ले जाने के लिए जब हम वहाँ पे सेल परचेज का वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी, मनी की, यानी कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और पैसों के लिए हमें किसकी, बैंकों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब वर्क के पीछे क्या है, हम सभी की एक कम्युनिकेशन जो स्किल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तभी हम इस सारे वर्क को प्रॉपर्ली तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें बेटा किस में आती हैं, आपकी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो इसमें देखिए बच्चों कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों से मिलकर ही क्या है बेटा, टर्शियरी सेक्टर बनता है। और जितनी भी प्रकार की प्रोडक्शन तैयार की गई है उन सभी को क्या है बेटा, मार्केट के अंदर देखिए सेल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें मार्केट के अंदर क्या है, हमने मार्केट के अंदर उन सब चीज़ों को सोल आउट कर दिया, मतलब सोल्ड कर दिया। तो उन सोल्ड करने के बाद क्या है, जो पैसे से रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए हमें बैंकों की ज़रूरत पड़ती है, और इन बैंकों के लिए से लिंक होने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मेन जो 4 पॉइंट्स आते हैं बेटा आपके, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रेड, यानी कि व्यापार। ये सारी चीज़ें क्या हैं, टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं। और इस एक्टिविटी के द्वारा सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती है, सर्विस मिलती है, तो इसलिए इसे सर्विस सेक्टर का नाम दिया गया है। तो बच्चों ये तीनों आपकी 3 सेक्टर से, प्राइमरी का फर्स्ट आपका प्राइमरी था जिसे एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा गया है, सेकंड आपका सेकेंडरी था जिसे जो सेकेंडरी सेक्शन जो सेकंड है आपका बेटा सेकेंडरी है, तो इसे क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम दिया गया। थर्ड आपका टर्शियरी, और इसे सर्विस सेक्टर का नाम दिया गया है। तो ये इसके अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर देखिए और क्या क्या वर्क आते हैं आपके, जैसे बेटा वॉशरमैन है, बार्बर है, कॉबलर, लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब भी किसके हैं, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं, क्योंकि इन सब से भी क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और इन सभी को क्या है, एक वर्क मिला हुआ, एक रोजगार मिला हुआ है। तो ये आपका बेटा टर्शरी सेक्टर का तक का बताया गया था। ओके बेटा, ये आपका टर्शरी सेक्टर का था, बहुत ईजी टॉपिक था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब हमने जो 3 सेक्टर्स पढ़े हैं उन सभी के बारे में आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखिए जितनी भी तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ है, इन तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ से क्या मिलती है बेटा, बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्रोडक्शन मिलती है और इसके अलावा सर्विसेज मिलती है। तो बहुत सारे लोग हैं बेटा जो क्या है, इन तीनों ही सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कोई अगर अच्छा पढ़ा हुआ है तो बेटा क्या है, वो अच्छी जॉब ले लेता है,
कम पढ़ा हुआ है तो क्या है, वो अच्छी मतलब वो एग्रीकल्चर वगैरह का वर्क करता है। तो जिसके पास जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसे रोज़गार मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपने आजीविका कमाने की, अपनी अर्निंग करने की कोशिश करता है। तो अब क्या आपसे अगर ये कहा जाए कि जितनी भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, आप इन्हें काउंट करो, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेटा देखिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा, इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा। तो क्या है देखिए, जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया गया है बेटा कि जितनी भी कार हैं, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, क्या है मतलब हम इन कार के अंदर कितने बोल्ट लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बोल्ट लगाए गए, वो हम इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कार को काउंट करो तो वो तो शायद पॉसिबल हो जाएगा, बट उसके अंदर लगे हुए जो मटेरियल है उसको काउंट करना बहुत इम्पॉसिबल वर्क हो जाता है। सेम उसी प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को का सोल्व आउट कर पाने के लिए हम क्या है, जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। मतलब हमें क्या एक्चुअल नंबर, उसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है उसको काउंट करने की बजाय जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन है, हमें उसे काउंट करना चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल रेशो के बारे में पता चल सके। जैसे एग्जांपल दिया है बच्चों, इसमें देखिए कि अगर 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 20 रुपीज़ पर kg, अगर 10,000 किलो गेहूँ हैं और उसे 20 रुपये पर kg के रूप में उसे बेचा गया है, तो क्या है, जो वीट की वैल्यू निकलेगी बेटा वो क्या निकल आएगी, 2 लाख रुपीज़ वीट की वैल्यू निकल आएगी, यानी टोटल वैल्यू कितनी निकल आई, 2 लाख रुपीज़। उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट पर 15, मतलब एक कोकोनट 15 रुपये का है, तो 5,000 कोकोनट की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 75,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से तीनों सेक्टर के अंदर कैलकुलेट करके हम उसे ऐड करके उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ड्रॉ आउट कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हमें ये याद रखना चाहिए कि जितनी भी प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर क्या है बेटा, हमें कुछ सर्विस ऐसी होती है जिससे हमें सेटिस्फाई होते हैं, कुछ सर्विस ऐसी होती है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जहाँ पर हम पूरा पूरा दिन वर्क करते हैं बट हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें पैसा नहीं मिलता है, तो उससे क्या हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। जैसे भी इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है, तो उस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स, बेटा इसके अंदर एक फार्मर है हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर 20 पर kg, यानी कि क्या है, एक फार्मर है, उसने अपने जो गेहूँ तैयार किए थे उस गेहूँ से उसने आटा तैयार किया, उस आटे को वो 20 रुपये पर kg, यानी कि 1 किलो आटा वो 20 रुपये में बेच रहा है। ध्यान से समझना इसको। अब आगे देखिए बच्चों, द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। अब देखिए, जो उसने पहले क्या है 20 रुपये पर kg के हिसाब से कहाँ बेच दिया था, फ्लोर मिल को बेच दिया था उसने, आटा कंपनी को बेच दिया था। अब जो फ्लोर मिल था वहाँ से क्या है, एक बिस्किट बनाने की कंपनी ने उससे आटा खरीदा, और जो फ्लोर मिल का मालिक था उसने 25 रुपये kg के हिसाब से उसको उस आटे को बेच दिया। अब देखिए जो बिस्किट की जो कंपनी है वो क्या है बेटा, यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर। अब देखिए जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है उसने इसके अंदर क्या है, आटे को भी यूज़ किया है, शुगर को भी यूज़ किया है, और उसने क्या है, ऑयल को भी इसके अंदर यूज़ किया है। तो देखिए बेटा, जो कंपनी थी बेटा उसके अंदर उसने क्या क्या ऐड कर लिया, उसने चीनी और जो ऑयल उसने यूज़ किया है उसने उसको भी उसके अंदर ऐड करके, और उसने एक बिस्किट के पैकेट को कितने रुपीस बेचा है, उसने 80 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट बेचा है। यानी कि लास्ट के अंदर जो फाइनल गुड निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 80 रुपये एक पैकेट का। एक पैकेट की कीमत कितनी आ रही है, 80 रुपये आ रही है। तो इस प्रकार से जो आटा शुरू में 20 रुपये kg के रेट पर बेचा गया था, अब उसके लास्ट में आते आते देखिए जब बिस्किट बनकर आता है तो उसका 80 रुपये उस एक पैकेट की कीमत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो देखिए, तो लास्ट में क्या है, उसके अंदर जब लास्ट की जो चीज़ होती है अगर उसे ही फाइनल जो गुड्स है उसको ही अगर काउंट कर लिया जाए तो उसके अंदर देखिए बेटा सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे उसके अंदर स्टार्टिंग में वीट भी आ गया है, वीट मतलब वीट के साथ उसमें वीट फ्लोर भी आ गया है, और उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स थे, यानी कि इसमें शुगर है, ऑयल है, उन सब चीज़ों को ऐड करके लास्ट में जो रेट निकले हैं वो कितने थे, 80 रुपये थे। और उसे क्या कहा गया है, इसे फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसमें सब कुछ ऐड करके लास्ट में उसके जो फाइनल जो प्राइजेस निकाले गए थे वो उसके वैल्यू प्राइस कहलाएंगे, लास्ट के प्राइस कहलाएंगे। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, उसका सब कुछ ऐड किया गया है
टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वीट। अब इसके अंदर क्या है, अलग से फ्लोर और वीट की वैल्यू को अलग से इसके अंदर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ फाइनली उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी कि पूरे साल के लास्ट के अंदर जब किसी भी सेक्टर का कोई जब रेशो निकाला जाता है तो वो क्या है, उस सेक्टर का एक फाइनल रेशो निकल कर आता है, उसके अंदर पूरे साल की सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसे ही क्या है बेटा, एट द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव वट इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे क्या है, जीडीपी का नाम दिया गया है, किसी भी देश की जीडीपी कहलाती है। ये क्या होती है, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि किसी भी एक साल के अंदर उस देश के अंदर कितने गुड्स को प्रिपेयर किया गया, तैयार किया, कितनी सर्विस दी गई, उन सभी का इंक्लूड जो निकल के आता है कंक्लूजन, उसे ही क्या है, जीडीपी का नाम दिया जाता है। अब हमारे भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर देखिए, इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो कौन उसको मेज़र करता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मिनिस्ट्री मैनेज करती है। एंड दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और इसके साथ और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, लाइक इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड देयर प्राइजेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। और ये सभी मिलकर क्या है, लास्ट के अंदर जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं। तो बच्चों ये आज हमारा इसका आपका क्या है, इसमें हम लगभग आपका हाफ चैप्टर हो गया है। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो बेटा हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। इतने आप इसको देखिए बेटा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।